Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is इंग्लिश पेडागोजी। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम इंग्लिश पेडागोजी करने वाले हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं, पार्ट 3 भी कर चुके हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन से संबंधित ये जो रहेगा आज का जो रहेगा फ्रेंड्स ये रहेगा यानी कि पार्ट 4, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है, ठीक है, क्वेश्चंस करने का जो तरीका है या क्वेश्चन के पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस CDP यानी कि CTET, KVS, NPS आदि में पूछे जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यानी कि आज का ये सेशन यानी कि इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 4। ओके, इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 4 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंस इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द इन्फ्लुएंस इज वो कौन सा इन्फ्लुएंस है इसके बारे में पूछा है। जब कोई भी एक स्टूडेंट्स या कोई भी एक लर्नर, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जब कोई भी स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस चलता है यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करता है, सीखता है, तो उस तरह के जो इन्फ्लुएंस है उसको क्या कहेंगे। क्योंकि जब बच्चा पहले से यानी कई लैंग्वेज जानता है, एक या एक से अधिक लैंग्वेज पहले से जानता है, ठीक है, और जब दूसरी कोई लैंग्वेज सीखता है तो किस तरह से उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है या उस इन्फ्लुएंस को क्या कहेंगे, यानी कि उसे इंटर लैंग्वेज कहेंगे या सिस्टमिक एरर्स कहेंगे या फिर लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहेंगे या फिर फोनोलॉजी कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा यानी कि वो जो रहेगा लैंग्वेज ट्रांसफ़र रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज ट्रांसफ़र की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर बाय ए बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर। तो फ्रेंड्स जब भी एक बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर होता है, जब वो दूसरी कोई लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है, जो प्रोसेस चल रहा होता है, तो किस तरह से पहले सीखी हुई भाषा उसे इन्फ्लुएंस करती है, तो उस प्रोसेस को जो कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही बात लैंग्वेज ट्रांसफ़र की। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र। अब हम बात कर लेते हैं यानी ऑप्शन ए इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज क्या होता है? तो फ्रेंड्स इंटर लैंग्वेज is the linguistic system used by second and foreign language who are in the process of learning a target language। तो फ्रेंड्स यानी कि इंटर लैंग्वेज वो होती है जब कोई भी बच्चा एक लैंग्वेज आने के बाद दूसरी किसी लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है। टारगेट जो लैंग्वेज है जिसे वो सीखना चाह रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो फ्रेंड्स जो प्रोसेस होता है यानी कि किस तरह से एक दूसरे लैंग्वेज एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उसे हम इंटर लैंग्वेज कहते हैं। यदि हम बात करें सिस्टमिक एरर का मतलब कुछ जो सिस्टम में एरर आती हैं यानी कि सीखते संबंध वो हो गई। या फोनोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स यानी फिनोलॉजी। तो फिनोलॉजी का संबंध जो होता है स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड। तो फिनोलॉजी का जो संबंध होता है यानी कि साउंड से होता है, तो स्टडी ऑफ साउंड। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी फर्स्ट क्वेश्चन। डीपली डिस्क्राइब कर रहे हैं हम एक क्वेश्चंस को, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले जो आपको कंफ्यूज या डाउट पैदा करे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है यानी लैंग्वेज ट्रांसफ़र। और सारे के सारे ऑप्शंस भी हम डिस्कस करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं यानी आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द मेथड। तो फ्रेंड्स ये किस तरह का मेथड कहा जाता है जिसमें कोई भी द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स, जब सेकेंड लैंग्वेज कोई भी बच्चा सीख रहा होता है तो उसमें यानी कि उस प्रोसेस में यानी कि वो सोसाइटी के थ्रू सीखता है या नेचुरल वे में सीखता है, नेचुरल वर्ल्ड से खुद सीखता है, विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि उस प्रोसेस में उसे कोई प्रिंटेड टेक्स्ट यानी कि कोई बुक वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती जब वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा होता है। तो दिस कॉल्ड द स्पेस मेथड यानी कि सिचुएशनल मेथड
ठीक। या हम बात करें नेचुरल मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर लैंग्वेज इमर्जन मेथड। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो अप्रोच रहेगा यानी कि बच्चा खुद ही यानी नेचुरल वे में सीखता है, ठीक। ये बात करें तो उसे जो कहेंगे यानी कि जो मेथड होता है यानी नेचुरल वे में सीखता है बच्चा, लैंग्वेज एक्वायर करता है, उसमें कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती या फिर कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स उसे कहेंगे यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि बी रहेगा। इस तरह का जो अप्रोच है उसे नेचुरल अप्रोच कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेचुरल अप्रोच क्या होता है? द नेचुरल अप्रोच एक मेथड है, ठीक है, एक विधि है जिसमें जैसे लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड है, ठीक है, जिसमें जो बच्चा सीखता है यानी कि सोसाइटी या इंटरेक्शन के थ्रू खुद से सीखता है। तो फ्रेंड इसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि वो रहेगा यानी कि नेचुरल अप्रोच की यदि हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले यानी कि 1970 टू 1980 के मध्य के बीच में ये अप्रोच निकल कर आया, जैसे हम लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो लैंग्वेज अप्रोच यानी कि नेचुरल अप्रोच 1970 टू 1918 में आया फ्रेंड्स, और सबसे पहले इसे जो लेकर आए यानी कि स्टीफन क्रेसन। ये चीज़ याद रखने की क्योंकि ये छोटे छोटे जो पिन पॉइंटेड चीज़ें होती हैं काफ़ी हेल्प करती हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो 1970 टू 1980 इसके मध्य स्टीफन क्रेसन एंड ट्रेसी टेरल ने मतलब स्टीफन क्रेसन एंड ट्रेसी टेरल 1970 और 1980 में इस अप्रोच को लेकर आए जिसे हम नेचुरल अप्रोच कहते हैं। तो इसके थ्रू जो बच्चा टारगेट लैंग्वेज को सीखता है, बिना किसी टेक्स्ट के सीखता है, नेचुरल वे में सीखता है, वर्ल्ड से सीखता है, ठीक है। तो ये रही बात, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। हम बात कर लेते हैं सिचुएशनल अप्रोच। तो सिचुएशनल अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह की किसी सिचुएशन को डाल दिया जाता है जिसके थ्रू बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखता है। या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं तो वो ट्रेडिशनल मेथड जिसमें ग्रामर के रूल को रटा के लैंग्वेज सिखाई जाती है। या फिर लैंग्वेज इमर्जन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज इमर्जन की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स बच्चा लैंग्वेज इमर्जन के थ्रू यानी कि सिचुएशन के थ्रू आदि के थ्रू सीखता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एम्फेसिस ऑन इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज अंडरलाइज द स्पेस अप्रोच। यानी कि एम्फेसिस ऑन इंटरेक्शन द बोथ द मीनिंग एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग। तो फ्रेंड्स किसी भी लैंग्वेज का जो अल्टीमेट गोल है और मीनिंग है, ठीक है, तो इंटरेक्शन किस तरह से उसमें अपना रोल अदा करता है, तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं? यानी कि कम्प्रीहेंशन कहेंगे या साइलेंट वे कहेंगे या फिर इमर्जन कहेंगे या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच कहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो अप्रोच है यानी कि लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग में जो अल्टीमेट गोल होता है और उसकी मीनिंग होते इस तरह का जो अप्रोच होगा वो होगा, उसको कहते हैं यानी कि कम्युनिकेट अप्रोच। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेट अप्रोच की हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेट जो अप्रोच होता है यानी कि अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, ये लैंग्वेज टीचिंग का एक अप्रोच है। या फिर ये बात कहें कि लैंग्वेज टीचिंग का अप्रोच यानी इसमें जो लैंग्वेज सीखी जाती है फ्रेंड्स इंटरेक्शन के ज़रिए सीखी जाती है। इंटरेक्शन किसके बीच? एक इंस्ट्रक्टर के बीच या एक टीचर के बीच इंटरेक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर का और इंस्ट्रक्टर का या टीचर का इंटरेक्शन जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इस अप्रोच में यानी कि जो लर्निंग लैंग्वेज होती है उसका एक अल्टीमेट गोल होता है और उसकी मीनिंग छिपी हुई होती है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये जो अप्रोच है इसके थ्रू जो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो एप्लीकेबल होता है वो क्लास में हो सकता है, ठीक है, क्लास के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इंटरेक्शन के थ्रू इसमें लैंग्वेज सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट्स विजुलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब्स, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture. The activity access students। तो फ्रेंड्स एक शॉर्ट टेक्स्ट को रीड करने के बाद
स्टूडेंट्स विजुलाइज करते हैं, ठीक है, और जो पैसेज है उसे डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद वो अपने टीचर से कहते हैं अबाउट देयर विजुलाइजेशन, उस विजुलाइजेशन के बारे में, यानी कि क्या उन्होंने विजुलाइज किया। पैसेज को पढ़ने के बाद वो उसके बारे में बताते हैं और ड्रॉ ए पिक्चर, और एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक शॉर्ट टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, एक पैसेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, और एक उस पैसेज का जो विजुलाइजेशन है वो एक पिक्चर के थ्रू करते हैं, यानी कि एक तस्वीर के थ्रू बनाते हैं। द एक्टिविटी एक्सेस स्टूडेंट्स, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि स्पीकिंग विद क्लैरिटी। ऑप्शन ए स्पीकिंग विद क्लैरिटी, या फिर लिसनिंग कम्प्रिहेंशन, या फिर एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, या फिर एक्यूरेसी इन इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा, यानी कि इसको क्या कहेंगे, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो अप्रोच रहेगा उसे कहेंगे, यानी कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ जाते हैं, 140। क्वेश्चन नंबर 5, टास्क अ रोल प्ले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 minutes विद द टीचर इन which the candidate exchanges information, making 4 or 5 statements and asking 3 or 4 questions including greeting and leave taking would access space skills। तो फ्रेंड्स, एक टास्क है जिसमें बच्चे रोल प्ले करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स, 2 मिनट का एक रोल प्ले करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स विद अ टीचर के साथ, ठीक है। टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क देता है जिसमें बच्चों को रोल प्ले करना होता है टीचर के साथ, और यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट के लिए बच्चे रोल प्ले करते हैं। इन विच द कैंडिडेट एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन, और उस दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। 4 और 5 स्टेटमेंट्स, 4 से 5 जो स्टेटमेंट्स एक दूसरे को वो यानी एक्सचेंज करते हैं। आस्किंग 3 और 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स में वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, इंक्लूडिंग ग्रीटिंग एंड लीव टेकिंग वुड एक्सेस। तो इस तरह के जो स्किल्स है उसे क्या कहेंगे, तो यानी कि एक्टिंग कहेंगे, या फिर स्पीकिंग कहेंगे, या फिर लिसनिंग कहेंगे, या फिर वोकैबुलरी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्किल है वो जो कही जाएगी यानी कि स्पीकिंग। इसके थ्रू जो बच्चे सीखेंगे यानी स्पीकिंग, बच्चे एक्सचेंज करते हैं, ठीक, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्पीकिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। यदि हम बात करें तो रोल प्ले जो कर रहे हैं उसमें एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, लिसनिंग सुन भी रहे हैं, और वोकैबुलरी की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं होती। तो फ्रेंड्स, स्पीकिंग में उनका ज़्यादा सुधार होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। द स्पेस फेवर्स द exposure of students to a structure in different contexts that could allow them to apply the rules by themselves। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू बच्चे सबसे पहले जो किसी स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहले बच्चे किसी भी स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल्स सीखते हैं, उसके बाद वो रूल्स का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई रूल्स, सबसे पहले उनको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जब उनके सामने कोई भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं उनको दिखाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि इससे संबंधित आप रूल्स पे अप्लाई करो। तो इस तरह का जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जिस अप्रोच या जिस मेथड में सबसे पहले यानी कि एग्जाम्पल्स की बात होती है, ठीक, उदाहरण की बात होती है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात होती है, एंड देन जो रूल्स की बात होती है, ठीक। यदि एक बात सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात हो, एग्जाम्पल्स बताए जाएँ, बहुत सारे उदाहरण दिए जाएँ, उसके बाद जो रूल्स सिखाए जाए, ठीक है, वो मेथड हो गया। एंड इसमें जो बात होती है यानी कि और बात कहें नॉन टू अननोन की बात हो, सबसे पहले जो चीज़ हमारे समक्ष है यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात हो, नॉन टू अननोन की बात हो, जो चीज़ हमारे सामने है सबसे पहले वो चीज़ सिखाई जाए, नॉन टू अननोन, फिर अननोन चीज़ें सिखाई जाएं। तो इस तरह का जो मेथड होता है, जो बाद में रूल्स अप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो फ्रेंड्स उस तरह का जो रूल्स होगा उसे हम कहते हैं यानी कि इंडक्टिव
मेथड। इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं यानी कि आगमन विधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहेगी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। तो फ्रेंड्स आगमन विधि की जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में और बता देना चाहेंगे, यानी कि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसे आगमन विधि कहेंगे। और ये जो रूल होता है, ये जो मेथड होता है, ये एग्जाम्पल टू रूल जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स बता दिए जाते हैं, फिर रूल बता दिए जाएंगे। यदि हम बात करें तो इसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ें जो कॉन्क्रीट होती हैं, जो हमारे समक्ष हमारे सामने हमें दिखाई देती हैं, उसके बाद जो सामने नहीं होती। और यदि हम बात करें, ये होगा यानी एग्जाम्पल टू रूल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और बात करें तो यानी कि नॉन टू अननोन, ठीक है। और इसे एक और चीज़ कहते हैं, इस अप्रोच को कहते हैं यानी कि बॉटम अप अप्रोच। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, बॉटम अप अप्रोच, ठीक। तो इंडक्टिव मेथड की ये बात हो गई। इसमें और भी, इसमें जो थिंकिंग काम करती है वो थिंकिंग काम करती है यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक से अधिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। यदि हम बात करें डायरेक्ट मेथड, तो फिर डायरेक्ट मेथड को आप जानते हैं। इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि की यदि हम बात करते हैं तो ये जो चलता है, ये चलता है यानी कि रूल टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव जो चलता है एग्जाम्पल टू रूल, और ये जो चलता है यानी कि रूल टू एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स किसी और क्वेश्चन में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को अच्छी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमने इंडक्टिव को बेहतर तरीके से किया। कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात की तो इसमें बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड की और बात करें तो ये अननोन टू नॉन होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। यदि हाँ, तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेटिंग semantic function as a part of grammar instruction requires students to focus on। तो फ्रेंड्स यानी कि semantic किस तरह से फंक्शन करता है और उसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है। यानी कि ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। जो सेमेंटिक्स की बात होती है, सेमेंटिक किस तरह से फंक्शन करता है, यानी कि ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। या फिर बी की बात हम बात करते हैं तो बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज रेदर देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, या फिर एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज इन सिंटैक्स फॉर्मेशन, या फिर कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। फ्रेंड्स हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो सिमेंटिक्स का संबंध जो होता है यानी कि मीनिंग से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग यानी कि कम्युनिकेशन की मीनिंग से संबंध होगा, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज की एक्यूरेसी का जो पता चलेगा वो उसकी मीनिंग से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स जनरेटेड करेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज। तो फ्रेंड्स कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज लर्न कर रहा है, ठीक है, भाषा सीख रहा है, तो उसके जो जनरेटेड करेक्शंस होंगे, जो जितने भी करेक्शंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे ए यानी स्टूडेंट्स रिवाइज एंड एडिट द एरर्स in their own writing or speech. They indicates active engagement in the learning process. More time can be given to grammar drills before production, या फिर teachers can conduct more remedial classes। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरेटेड जो करेक्शंस होंगे उसमें जो बच्चा रहेगा बिल्कुल एक्टिव रहेगा। तो एक्टिवनेस की जहाँ भी बात हो जिस ऑप्शन में, उसे हम पकड़ लेंगे, यानी कि मोर टाइम कैन गिवन नहीं, द इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी 8 का जो रहेगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बी रहेगा।
ऑप्शन बी रहेगा दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम प्रक्रिया है किसी भी लैंग्वेज सीखने की, तो उसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, बच्चा इंगेज रहेगा, बच्चे की भागीदारी रहेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं, स्टूडेंट्स रिवाइज एंड एडिट द एरर्स इन देयर ओन राइटिंग और स्पीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टीचर्स कैन कंडक्ट मोर रेमेडियल क्लासेस। यदि रेमेडियल क्लासेस की यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस में कामयाब नहीं है। तो फ्रेंड बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यह इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट्स ग्रेटर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स यानी कि स्मॉलर क्लास साइज, यदि क्लास का एक साइज छोटा है तो वहाँ पे स्लो लर्नर्स के लिए किस तरह से फैसिलिटेट करेगा, किस तरह से सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि छोटी क्लास का छोटा साइज स्लो लर्नर्स के लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ। तो नई लैंग्वेज सीखने में क्लास का छोटा साइज किस तरह से बच्चे को फैसिलिटेट कर सकता है, यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग, फॉर्मल असेसमेंट एंड मोर इंटरप्रेशन या इंट्रैक्शन, या फिर डिसिप्लिन्ड अप्रोच, लेस इंट्रैक्शन एंड फॉर्मल असेसमेंट, या फिर सी की बात करें मोर इंट्रैक्शन, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट, या फिर लैंग्वेज फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि लैंग्वेज फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज पे फोकस तो रहेगा, या कि फॉर्मल असेसमेंट है वो नहीं रहेगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन हट जाता है। यदि हम सी की बात करें मोर इंट्रैक्शन, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। सी को अभी देखेंगे। बी पर चलते हैं, यानी कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच। वहाँ पे एक डिसिप्लिन अप्रोच रहेगा। लेस इंट्रैक्शन रहेगा, नहीं जी लेस इंट्रैक्शन नहीं रहेगा। छोटी क्लास रहेगी तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच इंट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा, तो लेस इंट्रैक्शन नहीं रहेगा। एंड फॉर्मल असेसमेंट तो हो पाएगा, लेकिन लेस इंट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें ए ऑप्शन की इंसिडेंटल लर्निंग, तो फ्रेंड्स वहाँ पे इंसिडेंटल लर्निंग होगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि बच्चे जब क्लास में सीख रहे हैं और टीचर उनको पढ़ा रहा, तो इंसिडेंटल कैसे हो सकता है। एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू बच्चे सीखेंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट एंड मोर इंट्रैक्शन। फ्रेंड्स मोर इंट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इंसिडेंटल लर्निंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह सी ऑप्शन, यानी कि मोर इंट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन रहेगा यदि क्लास का साइज छोटा होता है। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, एक स्केड्यूल जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा। एंड ऑथेंटिक असेसमेंट, जो असेसमेंट रहेगा बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, यदि एक क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है तो जो डिस्कशन है वो भी तो बेहतर तरीके से हो रहा है। यदि डिस्कशन होगा तो टाइम तो कंज्यूम होगा, लेकिन हाँ कुछ शॉर्ट हो सकता है, या आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से और डिस्क्राइब किया जाए तो आप कमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, कंसीडरिंग लर्निंग स्टाइल्स ब्रॉडन्स द अप्रोचेस टेकन इन द मैनेजमेंट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटन डायरेक्शंस और वर्बल इन्फॉर्मेशन देयर लर्निंग स्टाइल इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों की लर्निंग स्टाइल की बात हो रही है, तो किस तरह की लर्निंग स्टाइल है वो, जिसमें बच्चे यानी कि सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन, जिस लर्निंग स्टाइल में बच्चे नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो उस तरह के जो लर्निंग स्टाइल है उसे क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा है। दोबारा से आई रिपीट दिस क्वेश्चन कि जिस लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त हो, यानी कि रिटन कॉन्टेक्स्ट जो भी है या वर्बल इन्फॉर्मेशन है उनसे नई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो उस तरह की जो लर्निंग स्टाइल है उसे क्या कहते हैं, यानी कि ऑडिटरी, विजुअल या काइस्थेटिक या फिर मैनिपुलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए यानी कि ऑडिटरी क्या कहता है, यानी कि ऑडिटरी के बारे में बात करेंगे। ऑडिटरी जो लर्निंग स्टाइल है
ठीक है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। तो सबसे पहले हम ऑडिटरी की बात करते हैं। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल किस तरह से इसमें लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो ऑडिटरी इज ए लर्निंग स्टाइल इन विच अ पर्सन लर्नस थ्रू लिसनिंग। तो फ्रेंड्स ऑडिटरी जो है, इसमें जो बच्चा या कोई भी लिसनर सीखता है, कोई भी लर्नर सीखता है, लिसनिंग के ज़रिए सीखता है, यानी कि बच्चे को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो सुनता है और सुनने के थ्रू वो लैंग्वेज सीखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुनने के थ्रू कोई भी लैंग्वेज नहीं हो रही, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद लर्निंग स्टाइल कंटिन्यू हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन हट जाता है। यदि हम सी की बात करें, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, तो काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल की जब भी हम बात करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी, काइनेस्थेटिक में फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब बच्चा एक्टिव होता है, उसका शारीरिक, ठीक है, गतिविधि के थ्रू बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिवनेस नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम डी की बात करें, मैनिपुलेट, तो मैनिपुलेट जो होता है यानी कि ये संज्ञान से संबंधित है, और काइनेस्थेटिक यानी कि मैनिपुलेशन, काइनेस्थेटिक जो लर्निंग स्टाइल है उसी में आता है। तो फ्रेंड्स यानी कि ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और मैनिपुलेटिंग, ये तीनों हट जाते हैं। तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन जो बचता है वो बचता है यानी कि विजुअल। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो लर्निंग स्टाइल है वो रहेगी यानी कि विजुअलाइजेशन या विजुअलिंग, विजुअल लर्निंग स्टाइल। विजुअल लर्निंग स्टाइल की जब भी हम बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटन डायरेक्शंस और वर्बल इन्फॉर्मेशन इज विजुअल लर्निंग स्टाइल। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल में बच्चा प्रेफर करता है कि उसे नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और इस तरह से वो किसी भी लैंग्वेज को या लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी कि इस सीरीज़, ये रही सीरीज़ यानी कि पार्ट नंबर 12 हमने किया है जो इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ को यहीं वाइंड अप करते हैं।